सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, खमा घड़ी। मैं आप लोगों का होस्ट, दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से ही अपनी तैयारी में लगे होंगे। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक अपना वैश्विक स्तर और एक भारतीय स्तर पर जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, इनका विश्लेषण करने वाली क्लास लेकर आऊँगा। तो आज की इस क्लास में हम अपने वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर जो अक्षांशीय विस्तार है और जो देशांतरीय विस्तार है, उनकी बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। बिल्कुल एक विश्लेषण करने वाले हैं जिसमें आपको हर एक रेखा के बारे में मैं समझाने वाला हूं भारत के संदर्भ में, और वो सारी बातें समझाने वाला हूं जो आपकी आने वाली एग्जाम में सहायता करने वाली है। साथ ही हम जानेंगे कि अपनी जो देशांतरीय विस्तार है उस पर समय कितना लगता है और समय अपने पास है वो कैसे निकाला जाता है। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। क्लास को आप कंप्लीट देखना, आपके जितने भी तथ्य हैं, आपके जितने भी दिमाग में प्रश्न उठ रहे हैं, वो सारे आज की इस क्लास में हल होने वाले हैं, बिल्कुल समझ में आने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में क्या समझने वाले हैं? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इनका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, यानी विश्लेषण करने वाले हैं। चीर फाड़ नहीं करेंगे, हम केवल विश्लेषण करेंगे। अब किसी चीज़ का अगर आपको अध्ययन करना है, विश्लेषण करना है, तो उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है भाई। अरे कहने का मतलब है हम कहीं रिश्ता करने जा रहे हैं, है ना, अपने छोरा के लिए छोरी देखने जा रहे हैं, छोरी के लिए छोरा देखने जा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम जाएंगे कहाँ? हम अगले के सीधे घर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पड़ोसी के घर, और पड़ोसी के घर जाके पूछेंगे अरे छोरा किसका है, ये छोरी किसी का? क्यों पूछेंगे? क्योंकि हमको जानना है, क्योंकि आगे जिंदगी जो निभानी है। तो बस वही बात है, अगर आपको रेखाएं पढ़नी है तो उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, और बैकग्राउंड जानेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में, है ना। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं, है ना, ये भी तो जानना जरूरी है। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में एक छोटी सी बात कर लेते हैं। चलिए सर बता दीजिए। वे काल्पनिक रेखाएं, ध्यान से समझना मेरी बात को, वे काल्पनिक रेखाएं जो अपने ग्लोब पर, यानी अपनी पृथ्वी की पर नहीं है, ग्लोब पर आडी, हॉरिजेंटल जिसको कहते हैं, हॉरिजॉन क्षैतिजीय जिसको कहते हैं, यानी पड़ी रेखाएं जिनको कहते हैं, खींची गई है, उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलिए मैं एक बात बता देता हूं, है ना, क्या बताएं? वे रेखाएं जो अपने ग्लोब पर, है ना, जो ग्लोब लिख देता हूं मैं, है ना, ग्लोब पर क्षैतिजीय, अब ये नाम गलत है कि सही है देख लेना भाई। क्षैतिजीय यानी पड़ी, क्षैतिजीय खींची गई हो, खींची गई हो, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई कि अक्षांश रेखाओं की पहचान हो गई कि हाँ सर, ग्लोब पे जो पड़ी रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर इनकी संख्या भी पता होना जरूरी है, इनके बीच की दूरी भी पता होनी जरूरी है। जब अपन क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं कि नहीं बनाते, मैं अपने पास गणित में ऐसे, ये गणित में अपने क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो आपके पास पता होता है कि इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी कितनी है, क्योंकि समान रखते हैं। तो यही बात अपन इसमें करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करें तो संख्याओं के बारे में, तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है, संख्याओं के बारे में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। कैसे करेंगे? हाँ सर अभी बता दूँ, आप सारा कन्फ्यूजन दूर ही कर दो हमारा, तो आज सारा कन्फ्यूजन दूर करके जाएंगे, चिंता मत करो। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको ये ग्लोब दिखाते हैं, है ना, ग्लोब दिखाना भी जरूरी है। इस ग्लोब पर आपके पास जो रेखाएं हैं वो कैसे हैं भाई, है ना, ये ग्लोब पे रेखाएं जो कैसी है वो कैसे खींची गई है, मैं समझा देता हूँ। ये पड़ी जो रेखाएं हैं, पड़ी जो रेखाएं खींची गई है ना, ये रेखाएं आपके पास अक्षांश रेखाएं हैं। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये कितनी है सर, इसके बारे में बात करेंगे। तो अपना जो ग्लोब है इसको बीच में से काटने वाली जो रेखा है इसको तो छोड़ दो, इसको छोड़ देते हैं और ये 0 डिग्री रेखा बना देते हैं, ये तो 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री के ऊपर में और 0 डिग्री के नीचे में
टोटल कितनी है भाई, तो टोटल आपके पास आ जाती है ये 90 रेखाएं ऊपर है, इसके 90 रेखाएं जो है वो तो ऊपर है और 90 रेखाएं नीचे हैं। अब ये जो मैं 90 बता रहा हूँ, इसमें आपके पास ये दोनों ध्रुव भी शामिल है भाई, ये ध्रुव भी क्या है इसमें शामिल है। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई आपके पास, इन ध्रुवों को एक बार मैं बाद में समझाता हूँ। टोटल हो गई 90 प्लस 90, कितनी हो गई 90 प्लस 0 प्लस 90, कितनी हो गई भाई, ये हो गई आपके पास 181, कितनी हो गई भाई 181 हो गई। अब मैं क्या कहता हूं कि ये अपने पास ये जो ध्रुव है, ये जो ध्रुव है, इनको क्या है रेखाएं नहीं मानते हैं, इनको मानते हैं बिंदु। क्या मानते हैं, इनको मानते हैं बिंदु, अंतिम बिंदु है अपनी पृथ्वी का, तो ये अपने पास क्या है बिंदु है। जब अपन इसको बिंदु मानते हैं तो मैं पूछूं रेखाओं की संख्या कितनी है, तो फिर आपके पास रेखाओं की संख्या हो जाएगी 181 माइनस 2, 2 बिंदु अपन ने निकाल दिए तो टोटल रेखाएं हो गई 179, ये रेखाएं हो गई। अब आपके पास से जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है। अब इनके बीच की दूरी, ये जो 179 रेखाएं हैं ना, ये जो 179 रेखाएं, इनके बीच की दूरी जो अनुमानित मानते हैं, है ना, अनुमानित मानते हैं, वो 111 किलोमीटर मानते हैं भाई। कितनी मानते हैं, इनके बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी मैं लिख देता हूं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी लगभग, लगभग क्यों लिखता हूं मैं, क्योंकि यही होता है पैमाना, लगभग 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये जो अपने पास है ना, इससे अपन क्या करेंगे, अब ये क्या करते हैं, ये अपने पास विस्तार देखने के लिए होता है भाई कि अपने पास कितना अक्षांशीय विस्तार है, कितना देशांतरीय। अब ये खड़ी रेखाएं बाद में समझाऊंगा, पहले अक्षांश रेखाओं से संबंधित अपन बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। अपने पास देशांतर रेखाएं भी अभी समझा देता हूं मैं। ये अक्षांश रेखाओं के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी जो आपको जानना है वो जरूरी थी, तो ये बात आपके पास आ जाती है। अब अपने पास क्या आता है, अब अपने पास आती है देशांतर रेखाएं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों के पास, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, है ना, तो इसकी परिभाषा मैं सीधी सी वही बता देता हूं, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो अपने ग्लोब पर, अपने, मैं ग्लोब, अभी ग्लोब ही लिखूंगा भाई, हाँ ध्यान से समझ लेना, अपने ग्लोब पर खड़ी खींची गई है, खड़ी खींची गई है, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है भाई, देशांतर, ये देशांतर है भाई, देख लेना आप लोग, हाँ देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। वो कहते हैं ना कि जो आदमी ज़्यादा दिमाग का होता है ना, उसकी राइटिंग, वो क्या है, वो अपने दिमाग तेज चलता है, हाथ धीरे चलता है तो राइटिंग बिगड़ जाती है। ये मैं बाद में समझाऊंगा साइकोलॉजी का नियम। तो अब बात करें, जब आपको ये पता चल गया कि सर हाँ यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे आपके पास खड़ी रेखाएं बता दी मैंने, ये खड़ी रेखाएं जो है, अब ये खड़ी जो रेखाएं ये कितनी है सर, इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ। ये खड़ी जो रेखाएं हैं ये जानना भी जरूरी है। चलिए इन खड़ी रेखा के बीच बारे में बता देते हैं। ये जो रेखा ना, ये जो रेखा आ रही है, ये जो रेखा आ रही है, ये क्या है, ये 0 डिग्री रेखा है भाई, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, विच रेखा। और समय का निर्धारण इसी रेखा से होता है। अब ये समय कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया, इसी रेखा के आधार पे अपन निकालेंगे, चिंता मत करो, हर चीज़ समझाने वाला हूँ। आज वो सारा विश्लेषण करने वाले हैं जो आपको क्या है समझाना जरूरी है मेरे लिए। और आज की क्लास आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है, कभी नहीं भूलोगे, फिर आप प्रश्न पूछने वाले हो जाओगे। अब इसमें क्या होता है, ये जो 0 डिग्री रेखा है, ये जो 0 डिग्री रेखा है, इसके इस तरफ आते हैं तो 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, और इस तरफ भी 180 डिग्री रेखाएं हैं। अब आप कहोगे सर तो ये तो फिर आपने क्या बता दिया, चलिए ठीक है बात करते हैं कि सर फिर टोटल रेखाएं कितनी होगी, रेखाएं, देशांतर रेखाओं की संख्या बता देता हूं मैं, रेखाओं की संख्या बताएं तो चलिए ध्यान से समझना।
ध्यान से समझेंगे तो आप तो कर दोगे 180 प्लस 0 प्लस 180 तो कितने हो जाएंगे, तो आप तो कर दोगे 361 रेखाएं हो जाएगी, जो कि गलत है। अरे सर ये कैसे कर दिया आपने। चलिए बात करते हैं। ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है, इसके बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं। जब आप 180 डिग्री इस तरफ जाते हो, है ना, इस तरफ जाते हो, यहां से एक से चलते, चलिए मैं आपको ऐसे नहीं समझाता, ये खड़ी रेखाएं हैं और ग्लोब अपना गोल है, बिल्कुल गोल है, बिल्कुल। तो जब अपन 180 डिग्री इधर गिनते हैं तो 180 डिग्री रेखा गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे 180 डिग्री रेखा पे पहुंच गए अपन। ये 180 डिग्री रेखा यहाँ पे है, ठीक है। आगे अब इस तरफ चलते हैं अपन, तो इस तरफ जब अपन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे 180 डिग्री रेखा पे पहुंचेंगे तो ये जो रेखा है ये यही रेखा होगी भाई, ये वही रेखा होगी। क्यों? क्योंकि आप ग्लोब के पूरा घूम गए। अब मैं ऐसे कहूँ, मेरा ये हाथ ग्लोब है, जब आप इधर से 180 गिनेंगे तो यहाँ पे आएगी, ये पहुँच गई यहाँ पे, और जब अपन इधर से आएंगे तो ये सेम इधर ही पहुँचेगी, ये 180 डिग्री पे हो गई। इसीलिए आपके पास ये जो अक्षांशों की रेखा है ये 0 डिग्री रेखा नहीं, ये काउंट हो चुकी है पहले ही। और ये जो अपन कह रहे हैं ना, ये जो अंत में जाकर, तो वो जो अंत में 180 डिग्री जो रेखा होती है ना, मान के चलो मैं ये कहूँ कि और इस तरफ है ये अपना, और मैं ये कहूँ कि आपके पास ये जो मेरा हाथ है ये यहाँ से शुरू किया 180 इधर आ गया, और जब इधर से 180 गिनूंगा तो उसी 180 पे जाके तो जाएगी। तो ये आपके पास जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो केवल 360 है, ना कि 180 प्लस 0 प्लस 180। तो ये 360 रेखाएं हैं, ये ध्यान में रखना भाई। ये इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर मान के चलो आप रेखाओं से संबंधित गलती नहीं करने वाले हो। अब बात करें, ये जो रेखाएं हैं, है ना, अपनी ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इनको पृथ्वी एक दूरी घूमने पर, इनके बीच की दूरी भी आपके पास लगभग कितनी है भाई, 111 किलोमीटर ही है भाई, 111 पॉइंट कुछ किलोमीटर है इनके बीच की दूरी, 111 किलोमीटर पॉइंट कुछ है भाई। तो मैं ये बता देता हूँ एक बार, इसमें क्या है कि मैं आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखूंगा, तो आप 111 किलोमीटर मान के चल सकते हो। ये आपके पास देशांतर रेखाओं के बीच की आ जाती है। देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी नॉर्मली यही रखी है, क्योंकि अपने मानना है, अरे पैमाना ही तो मानना है आप लोगों को। चलिए एक पैमाना बराबर 2 किलोमीटर मान लेते हैं, तो वही बात है भाई, एक पैमाना बराबर। अब ये मान के चलो, इस पे मैंने ऐसी रेखाएं खींच दी भाई, ये रेखाएं खींच दी, ये खींच रखी है मैंने। चलिए अब मैंने ऐसे खींच दी रेखाएं, ये खींच दी भाई, तो मैंने एक पैमाने की दूरी है वो 111 गुणा 111 किलोमीटर की दूरी मानी है। मैं यही तो समझा रहा हूं कि पैमाना मान सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो ये रेखाओं की आपको समझ में आ गया होगा। अब अपनी जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, वो घूम रही है भाई, घूमे जा रही है, घूमते हुए आगे बढ़ रही है। और अपना सूरज भी एक जगह नहीं टिका है, वो भी आगे भाग रहा है, वो भी चक्कर लगा रहा है। किसके, ये मैं अलग मैटर समझाऊंगा। सूरज एक जगह नहीं है, ये बात जैसे ही मैं आप लोगों को ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है समझाऊंगा, आपको समझ में आने वाला है। फिलहाल मैं वहां नहीं पहुंचते हुए यहाँ पे आता हूँ। दो देशांतरों के मध्य, हाँ मैं बता देता हूँ, एक नोट लिखवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। नोट लिख देते हैं भाई, ये हाँ ये नोट लिखें। तो दो देशांतरों पर, दो देशांतर रेखाओं पर पृथ्वी को घूर्णन करने पर, घूर्णन का मतलब होता है घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना भाई, 4 मिनट का समय लगता है। अब ये 4 मिनट याद रखना समय लगता है, क्योंकि मैं आपको समय निकालना इसी से बताऊंगा कि मान के चलो भारत की दिल्ली में 4:30 बजे है तो लंदन में कितने बजे हैं, और अगर लंदन में आपके पास 2 बजे है तो भारत में कितने बजेंगे। ये सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ, चिंता मत करना, है ना, ये बात समझनी जरूरी है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में सारा कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा, कितनी रेखाएं क्या कैसे होती है। अब बात करते हैं अपने पास विश्व स्तर पर अपना जो रेखाएं हैं इनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाद में अपन अपने भारत पे चलते हैं। ये अपना विश्व के स्तर है और इस पर अपनी जो रेखाएं हैं, यानी ये अपना ग्लोब है भाई, ये ग्लोब है, और इस पे अपने पास अक्षांशीय रेखाएं जो खींची गई है, ये मैंने बता दिया, ये ध्रुव आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास ध्रुव आ जाते हैं, और इनके बीच की जो है रेखा, ये जो रेखा जा रही है, ये जो रेखा जा रही है ना, ये जो रेखा जा रही है,
ये आपके पास भूमध्य रेखा है। ये क्या है भाई? ये भूमध्य रेखा है। और ये जो रेखा है इसके ऊपरी भाग को, अपने जो ग्लोब है इसमें, इसको क्या कहते हैं? ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये ध्यान में रखना। और इसके नीचे है तो नीचे वाला यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो इसके अपने पास ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। दक्षिणी गोलार्ध ये हो जाता है गोलार्ध। ये लय के ऊपर, हाँ इसके ऊपर आ जाएगा भाई। आप कहोगे सर गलत लिख रहे हो, कोई बात नहीं, मैं सही लिख देता हूँ। हाँ, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध कर देते हैं। चलिए ये कर दिया मैंने। अब इसके नीचे वाली जो, हाँ ये 23.5 डिग्री रेखा, इसके बारे में मैंने समझाया भाई आप लोगों को, ठीक। हाँ, इसके नीचे ये 23.5 डिग्री रेखा है। ये 23.5 डिग्री रेखा प्रधान रेखाएं क्यों है? ये 23.5 डिग्री अपने पास है दक्षिणी गोलार्ध है, जिसको आप क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हो। क्या कहते हैं भाई? इसको मकर रेखा कहते हैं। चलिए इसको मकर रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री के ऊपर ये 23.5 डिग्री है, इसको हम कहते हैं करक रेखा। क्या कहते हैं भाई? करक रेखा कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अब ये दोनों रेखाएं अगर आपको समझ में आ गई तो इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया कि इनको 23.5 डिग्री रेखा को प्रधान रेखा क्यों कहा गया है, कारण सहित मैंने पीछे की क्लास में आप लोगों को समझाया था, अपने राजस्थान वाली अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में समझाया था भाई। चलो यहाँ पे भी बात करेंगे क्यों कहते हैं, जब अपन आगे चलेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ, अब इन रेखाओं के बारे में आप ध्यान रखना। अब एक बात करते हैं, ये जो रेखा है, ये जो खड़ी रेखा आ रही है, ये जो खड़ी रेखा आ रही है ना, इसको कहते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। ये क्या करती है भाई? हम क्या करते हैं कि ये अपने पास खड़े तौर पर, अपना जो ग्लोब है उसको खड़े तौर पर 2 हिस्सों में बांटती है। तो फिर अपने पास क्या होता है, ये मैंने बताया था ना कि समय का निर्धारण हम इस रेखा से करते हैं। अब ये इस रेखा से क्यों करते हैं, इसका कारण है भाई आप लोगों के पास। इसका कारण क्या है कि इस रेखा के इधर बढ़ते हैं, यानी इस तरफ बढ़ते हैं, अपने भारत की तरफ बढ़ते हैं, तब तो समय क्या है? जोड़ता है, बढ़ता है ना। समय जोड़ते हैं, समय को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 4 मिनट जोड़ते जाते हैं, 4 मिनट, है ना। प्रत्येक अक्षांश के लिए क्या कर देते हैं? 4 मिनट जोड़ते जाते हैं। 4 मिनट को जोड़ना होता है। इस रेखा के, ये जो 0 डिग्री रेखा है ना, इसके इधर जब सूरज आता है, मैं बता रहा हूँ भाई, इस तरफ सूरज आता है तो 4 मिनट जोड़ते हैं। क्या करते हैं? 4 मिनट जोड़ते जाते हैं प्रत्येक अक्षांश के लिए। 4 मिनट जोड़ना होता है। और जब अपन इधर आते हैं इसके, है ना, पश्चिम की ओर, तब अपने पास 4 मिनट का समय घटाना होता है। 4 मिनट का समय घटाना होता है। अब कैसे, मैं बता देता हूँ। अब थोड़ी सी बात ध्यान में रखना, अगर आप इस रेखा से निकाल रहे हो ना, तो इस रेखा के इधर जाओगे तो समय जोड़ना है, इस तरफ आओगे तो घटाना है। इतनी सी बात आपको अगर समझ में आ गई तो ये समय निकालने वाला भी आपको समझ में आने वाला है। अब बात करते हैं 23.5 डिग्री रेखा के बारे में, एक छोटी सी बात कर लेते हैं, इसके बाद में अपन अपने भारत की तरफ चलते हैं कि ये जो 23.5 डिग्री रेखाएं, ये प्रधान रेखाएं क्यों हैं भाई, है ना। इसके बारे में बात समझाऊं तो ये चलिए अपने पास क्या करते हैं, वापस आते हैं एक बार यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आते हैं। ये जो 23.5 डिग्री रेखाएं हैं, ये प्रधान रेखाएं क्यों हैं? ये मान के चलिए ये 0 डिग्री रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री रेखा है। अब इनको प्रधान रेखाएं क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं, इसका कारण है भाई। इसलिए कहते हैं क्योंकि अपना जो सूरज है, मैंने आपको, ये सूरज बढ़िया नहीं बना मेरा, चलिए कोई बात नहीं, ये सूरज है, इसकी जो किरणें आती है ना, ये जो किरणें आ रही है, ये जो किरणें आ रही हैं ऐसे, ये सूरज आ रहा है 13 लाख गुना बड़ा है, तो भाई अपनी पृथ्वी तो छोटा सा है। इस क्षेत्र में अपने सूरज की जो रोशनी है वो लंबवत पड़ती है, यानी इनके बीच में ही आपके पास सूरज की जो अपने पास रेखाएं हैं वो लंबवत रहती है। इसके इधर भी लंबवत नहीं रहती और इधर भी लंबवत नहीं रहती है। अब मैं बता देता हूं कैसे। लंबवत का रहने का मतलब है कि इसी क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है ना, यहीं पे आप 12 बजे के समय देखना, यानी 12 बजे के आसपास, 12 बजते ही आप देखना, आपकी रेखा है वो सीधे आपके पैरों में होती है। आपकी रेखा, आप ऐसे नहीं है कि हमेशा अभी आज यहाँ पे, कल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर लंबवत नहीं होती है
और इधर लंबवत नहीं होती है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे तिरछी ही बनेगी छाया, चाहे 12 बजे हो चाहे नहीं बजे हो। लेकिन यहाँ इस दौरान जब सूरज रहता है, इन दोनों अक्षांशों के मध्य ही अपने पास लंबवत छाया बनती है, या किरणें जो सूरज की होती है वो लंबवत पड़ती है, और इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये मैंने बता दिया भाई, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। ये मैंने अपनी क्लास में समझा रखा, आप लोगों को पहले समझा दिया है। कारण से समझ में आ गया होगा प्रधान रेखाएं क्यों कहते हैं। अब इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूं, देखो, है ना, एक बढ़िया सा एग्जांपल समझाऊं मैं आप लोगों को। यहाँ पे अपनी जो 23.5 डिग्री रेखा है वो कहाँ से जाती है भाई, तो अपनी 23.5 डिग्री रेखा ये जो अपने पास है 24 है, तो इसके बीच में कितनी रेखाएं हो गई, इसके बीच में हो गई 21, 22, 23 और 24। ये मैं एक बार छोटे सा थोड़ा सही करता हूँ भाई, ये 23, ये सही बन नहीं रहा भाई, इसके अंदर 4 हिस्से करने हैं अपने को, तो 5 करने हैं रे, 1 2 3, ये मान के चलो एक बार काल्पनिक में बता देता हूँ। तो ये 21 हो गई, ये 22 हो गई, ये 23 हो गई। अपने 23.5 चाहिए तो 23.5 से इसके बीच में, तो ये इस तरीके से जा रही है, ये 23.5 डिग्री रेखा जा रही है, जो मैं बता रहा हूँ ना प्रधान रेखाओं वाली की तिरछी कैसे। तो ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री करक रेखा है, यानी उत्तरी अक्षांश है, जिसको अपन क्या कहते हैं, करक रेखा कहते हैं, जो भारत को लगभग मध्य से काटती है। अब एक बात बता देता हूं, इस करक रेखा के ऊपर, इस करक रेखा के ऊपर की बात बताएं तो यहां पर अगर मैं बात करूं अपनी दिल्ली की, है ना, तो दिल्ली में कभी भी आपके पास जो सूरज की किरणें हैं वो सीधे नहीं पड़ती हैं, कभी नहीं पड़ती हैं। क्यों नहीं पड़ती हैं भाई, इसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि इसके बाद में तो सूरज है वो पहुंचता ही नहीं है। इसका मतलब है झुकाव है, पृथ्वी के बीच में क्या है, ये झुकाव दिया हुआ है भाई, आपके यहाँ पे देखो ये झुकाव दिया हुआ है। अब जैसे पृथ्वी घूमेगी अपने पास, घूमते हुए जाएगी आगे। चलिए मैं ये समझाऊंगा ना, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एक बार मैं वहीं पे चलता हूँ अपने भारत में। अब आपको 23.5 डिग्री रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, करक रेखा दोनों समझ में आ गई होगी। दोनों के बीच में सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है वर्ष भर, ऐसे नहीं एक दिन, वर्ष भर, यानी समय के दौरान आगे पीछे होती रहती है, लेकिन इन्हीं दोनों के अक्षांशों के मध्य रहती है वो, इन अक्षांशों से परे नहीं जाती। इन अक्षांशों के बाहर तिरछी सीधी किरणें नहीं पड़ती है सूरज की। लंबवत का मतलब सीधी किरणें, जिसको मैं कहता हूं ना, लंबवत का मतलब सीधी किरणें। अब अपनी बात हो रही थी भारत के विस्तार के बारे में, है ना, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो ये रहा भाई, यहाँ पे यहीं तक है अपना भारत। तो ये जो भारत है वो कहाँ से शुरू हो रखा है, तो ये जो रेखा आ रही है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है भाई। क्यों, क्योंकि अपना ग्लोब पर भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी उत्तर गोलार्ध में है। तो इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी रेखाएं ही हैं फिर सारी। अब ये अपना जो भारत शुरू होता है वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। अपना जो भारत है यहाँ से शुरू होता है, और कहाँ तक है, यह है 37 डिग्री 6 मिनट तक है भाई, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब कोई पूछे अपने से कि भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है ना, कुल दोनों अक्षांशों के बीच अंतर कितना है, तो कुल भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा, कुल विस्तार की मैं बात करूं तो 37 डिग्री 6 मिनट में से आपको क्या घटा देना, 8 डिग्री 4 मिनट घटाएंगे तो आपके पास 29 डिग्री 2 मिनट बच जाएंगे, 29 डिग्री 2 मिनट बच जाते हैं, इतना अंतर है। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये जो अक्षांशीय है ये सारी रेखाएं अपने पास क्या है, यहाँ से गुजरती हैं, यहाँ तक है। अब अपने पास ये जो रेखाएं हैं इनके बारे में मैं आपको बाद में समझा दूंगा। जैसे 20 डिग्री है, ये उत्तरी अक्षांश, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये राज्य आपको याद तो करने पड़ेंगे। मुख्यतः आपके पास ये 23.5 डिग्री रेखा है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसके बारे में अपनी पहले बात हो चुकी है, आप लोगों ने बहुत पढ़ भी लिया है। अब बात करते हैं इसका देशांतरीय, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार है वो आपका यहाँ से शुरू होता है, कहाँ से, ये 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और अपने पास 97 डिग्री 25 मिनट तक चलता है। इतना भारत अपना चौड़ाई लिए हुए है, देशांतरीय विस्तार है। तो कुल देशांतरीय विस्तारों की बात करें तो आपको क्या करना है, 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट घटा देना है। तो ये तो आपके पास 25 में से 9 गए, 7 गए तो कितने बचेंगे भाई, आपके पास 18 बच जाएंगे। तो 18 तो मिनट बच गए, और डिग्री की बात करें तो 17 में से 8 गए, कितने बचे, 9 बचे, और एक इसमें 7, 2 29 डिग्री 18 मिनट का विस्तार ये हो जाता है आपके पास। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ये आना चाहिए भाई, 25 हो जाएंगे, और 17 7 और 1 9, हाँ, ये 29 डिग्री
18 मिनट का विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार हो जाता है अपने भारत का। तो ये अब रेखा, इनके बारे में भी अगर प्रश्न पूछ लेवे तो आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सी रेखा किस राज्य से या कहाँ कौन से क्षेत्र से गुजर रही है। ये अपने पास में आप लोगों को जो PDF है या जो इसकी, हाँ, ये जो इमेज है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसके बारे में चिंता मत करना। और ये जो पूरी रेखाएं हैं, कंप्लीट रेखाएं हैं, इनको याद कर लेना। अपने भारत के संदर्भ में अब आपको समझ में आ गया होगा। ये अपने पास उष्णकटिबंधीय या 23.5 डिग्री प्रधान रेखाएं आ गई होगी समझ में। अब अपनी जो बात हुई थी क्या कि सर ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात क्यों होते हैं भाई, तो मैंने आप लोगों के लिए 2 ग्लोब व्यवस्थित कर रखे हैं यहाँ पे। अब अपना जो सूरज है वो ये सूरज है भाई, है ना, इनको छोटा करना पड़ेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सूरज अपना बड़ा है और अपन क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को बड़ी बना रहे हैं। ये ऐसे नहीं, ये ऐसे कर लेते हैं। चलिए देखिए अब आपको समझ में आएगा भाई, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात। अब ये चलिए मैं एक बार छोटी सी बात समझा देता हूँ। अपना एक सूरज और बना लेते हैं, बढ़िया सा सूरज बनाएंगे, है ना, गोल, एकदम गोल मटोल बनाएंगे, चिंता मत करो। हाँ ये बनाएंगे, हाँ इसके बारे में ग्लोब बताते हैं। चलिए तो इसमें अपने पास यहाँ से बनाते हैं। ये अपने पास एक बार मान लेते हैं कि अपना सूरज है और सूरज रोशनी दे रहा है ना, हाँ सूरज रोशनी भी देता है। चलिए बात करते हैं कहाँ कहाँ ऐसे सूरज में रोशनी आ रही है ना, ये आ रही है। सूरज बढ़िया बनाएंगे अपन, ऐसे थोड़ी है कि बढ़िया नहीं बनाएंगे, ये सूरज बढ़िया बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए कि हाँ सूरज बना है अपने पास। अब कहोगे सर इधर, तो ये लो इधर भी कर देते हैं, आपके लिए सब कुछ तैयार है मेरे पास। हाँ ये सूरज हो गया भाई। अब सीधी सी बात बताते हैं, ये सूरज एक जगह नहीं टिका हुआ है, ये सूरज बहुत तेज गति से आगे भाग रहा है। पृथ्वी अपने घूमते हुए इसके चक्कर काट रही है सूरज के। ये मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो, हर चीज़ दिखाऊंगा। ये सूरज क्या कर रहा है, अपने गैलेक्टिक ईयर होता है, गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, अपनी गैलेक्सी का, है ना, मिल्की वे का, मिल्की वे नाम है अपनी गैलेक्सी का। इतनी गहराई में जाओगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, अभी फिलहाल मैं ये बता देता हूँ। ये मान के चलो अपना सूरज है और ये अपने पास है क्या है, ये मान लेते हैं, ये लो, ये ऐसे कर देते हैं। अब आपके पास क्या होता है कि पृथ्वी जब अपने आप में घूमते हुए ऐसे आती है ना, तो अब देखो अपनी पृथ्वी क्या झुकी हुई है, झुकी हुई है कि नहीं झुकी है। तो यार ये मैंने आप लोगों को समझाया अभी, क्या समझाया है कि सूरज की जो सीधी किरणें हैं वो केवल अपने पास इन 2 रेखाओं के बीच में गिरती है, यहाँ पे, है ना, यहीं पे गिरती है, इसके अलावा गिरती नहीं है। ये देखो देखो ये जो रेखा आ रही, अब ये जो रेखा आ रही है ना, यहाँ पे ही सीधी रेखाएं गिरेगी सूरज की, इसके अलावा इधर भी नहीं गिरेगी और इधर भी नहीं बनती है। क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि आपके पास ये जो अपने पास सूरज है यहाँ पे अपने पास तिरछा हो जाता है रेखाएं, तो यहाँ पे अपने पास लंबवत रेखाएं जो किरणें वो नहीं पड़ती हैं। अब बात करें अपने पास 6 महीने दिन और 6 महीने रात की, तो पृथ्वी क्या कर रही है, अपने ग्लोब पर ऐसे 23.5 डिग्री तो झुकी हुई है और ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है अपने पास। अब जब ऐसे घूम रही है और ऐसे घूमते घूमते अपने पास सूरज के चक्कर लगा रही है ये, तो जब ये ऐसे घूम रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे जब अपने पास घूमते घूमते घूमती है ना, तो यहाँ पे देखो अपने पास यहाँ पे भी सीधी रेखा आ रही है, यहाँ पे भी अपने पास तिरछी जा रही है सबसे। तो ये क्या है कि अपने पास छाया जो होती है, सूरज की किरणें जो होती है, इसको वह अंतःवृष्टि कर लेते हैं। अब इस हिस्से में तो क्या है, रोशनी आ रही है इसकी, इस हिस्से में तो क्या आ रही है भाई, इस हिस्से में रोशनी आ रही है। तो जब ये हिस्सा इस तरफ होता है अपने पास, देखो मैं साफ करके दिखाता हूँ, जब आपके पास ये हिस्सा सूरज के सामने होता है तो यहाँ ध्रुवों पर क्या है, 6 महीने का दिन होता है भाई। ये क्या होता है, 6 महीने का दिन हो जाता है। क्यों होता है 6 महीने का कारण बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे ये जब 6 महीने का दिन होता है, ये अपने पास सूरज की किरणें आ रही है तो यहाँ पे लगातार पड़ती रहेगी। अब ये जब हिस्सा बदल के, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 6 महीने का समय लगता है यहाँ पे आने में, क्योंकि सूरज का पूरा चक्कर लगाने में अपनी पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। अब इसका एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अब अपने पास क्या होता है कि ये सीधी आ रही है, अब ये घूमते 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 जब इधर आएगी, है ना, ये जब अपने पास वो हिस्सा है वो इस तरफ आ जाएगा, वो जो हिस्सा है वो जब इस तरफ आएगी, पृथ्वी इस तरफ आएगी, तो इसका मतलब ये देखो रेखाएं यहाँ पे अपने पास क्या है, छाया नहीं पड़ रही है, यहाँ पे अपने पास किरणें नहीं पहुँच रही है और यहाँ पे किरणें नहीं पहुँच रही है, तो फिर आपके पास यहाँ पे 6 महीने की रात हो जाएगी कि नहीं होगी। 6 महीने की रात, 6 महीने की रात का कारण यही है कि आपके पास सूरज की किरणें हैं, क्योंकि अपने पास पृथ्वी को यहाँ आने में पूरे 6 महीने लगते हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पृथ्वी है वो आपके पास ऐसे घूमते हुए वहाँ पे जाती है तो 6 महीने लगेंगे। तो जब 6 महीने यहाँ पे लगेंगे तो 6 महीने तक तो दिन रहेगा और इधर आ जाएगी तो 6 महीने वहाँ पे रात रहेगी। यही कारण है क्योंकि अपने पास 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है।
अब बात करें, आप कहोगे सर अपना दिन इतना छोटा क्यों होता है, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे का रात क्यों मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं क्योंकि पृथ्वी जो अपना चक्कर है, खुद का चक्कर जो है वो 24 घंटे में कर लेती है। अब 24 घंटे तो सूरज के सामने रहेगी, 12 घंटे तो सूरज के सामने है और 12 घंटे अपने पास है सूरज के पीछे छुपा है। तो ये देखो अपने पास ऐसे पृथ्वी घूम रही है ना, घूम रही है, तो इसका मतलब है कि इस तरफ जो हिस्सा घूम रहा है, जो हिस्सा घूम रहा है, इस तरफ तो अपने पास दिन है और इस तरफ अपने पास रात है, और ये अपने पास 12 घंटे में जब इधर पहुंचेगी तो अपने पास यहाँ पे दिन हो जाएगी, यहाँ पे रात हो जाएगी। और यही कारण है कि 6 महीने बाद जब पृथ्वी यहाँ पे आती है तो ध्रुवों पर आपके पास 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है। बस यही कारण मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो चिंता मत करो, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपने पास 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो बस आज की यही लक्ष्य था कि आप लोगों को अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल पूर्णतः अच्छे से समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को जो सारी समस्याएं थी आप लोगों के दिमाग में अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित वो कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो अगर फिर भी कोई आपके मन में संशय रह गया है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने वो मिल्की वे वाला चक्कर बताया वो कैसे हो सकता है, तो वो सारी बातें हम आगे की क्लास में भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।